हेलो एवरीवन, कल मैंने आपको एक वीडियो बना करके दी जिसमें मैंने बताया था एनटीए में कुल कितने फॉर्म्स भरे गए हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी को लेकर के और साथ में स्टेनोग्राफर का सिलेबस क्या रहेगा वो चीज़ भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए ये चीज़ें मैं कल की वीडियो में ही बताने वाला था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो ये मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो में स्ट्रैटेजी और सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेनोग्राफर का सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्लियर नहीं दिया हुआ है, तो काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे कि इसका सिलेबस बताइए, तो इस वीडियो में आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए मैं इस वीडियो में 4 जो पोस्ट है आपकी जूनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट, साथ में आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट और चौथा है आपका स्टेनोग्राफर, क्योंकि इसका लगभग सिलेबस सेम ही है, तो इन 4 पोस्ट के बारे में यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इन 4 पोस्ट की स्ट्रेटजी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करेंगे स्टेनोग्राफर के सिलेबस की। पहली बात आपका रीजनिंग पूछी ही जाती है, रीजनिंग तो आएगी ही आएगी। दूसरी बात आपका जीके, ये भी आना ही आना है। ठीक है, तीसरी बात आपका हिंदी या इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, रीजनिंग, जीके, हिंदी या इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट। और चौथा है आपका मैथ। अभी मैथ की बात करेंगे। ठीक है, देखिए मैथ के क्वेश्चंस आपके, जहां तक उम्मीद है आपको क्वेश्चंस देखने को ही मिलेंगे मैथ के एग्जाम में, और चांस है यहाँ पर कि आपको देखने को मिले, नहीं भी मिल सकते हैं मैथ के क्वेश्चन, लेकिन मैथ आपको करना ही चाहिए, क्योंकि अब जो है लगभग सभी एग्जाम्स में मैथ पूछा ही जाता है। और अब ये तो है नहीं कि आप पर्टिकुलर स्टेनोग्राफर के एग्जाम की ही प्रिपरेशन करेंगे। अब कोई भी जॉब मिल जाए, आपको जॉब ले लेनी है, ठीक है, कोई भी फॉर्म हो उसको अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको मैथ पढ़ना स्टार्ट कर देना है। और अगर आप पहले से मैथ पढ़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मान के चलेंगे भाई ये 3 सब्जेक्ट की तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करनी ही करनी है। और ऐसा नहीं कि आप इसी एग्ज़ाम में ये चीज़ें काम आएगी, आपके आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में ये 4 सब्जेक्ट कॉमन है, ये पूछे जाते हैं। तो ये नहीं कि आप पर्टिकुलर इसी के लिए आप ये तैयारी कर रहे हैं, आपके किसी भी एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें जो है हेल्प करेगी। अब बात करते हैं, देखिए तो ये 3 सब्जेक्ट आपके आने ही आने हैं स्टेनोग्राफर में। और क्वेश्चंस पर आप मत जाइए कि कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, ये मान के चलिए कि इक्वल क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से चारों सब्जेक्ट पे फोकस करके ऊपर के 3 जो इन पे ज़्यादा फोकस करना है, और मैथ को भी पढ़ना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे पढ़ना है। स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि जो बाकी जो पोस्ट है असिस्टेंट वगैरह की, जूनियर असिस्टेंट की, उसमें भी ये चारों सब्जेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन ऊपर नीचे है, मतलब कम ज़्यादा है, लेकिन 4 सब्जेक्ट ही पूछे जाएंगे। स्ट्रैटेजी यही रहेगी सबकी, मतलब सबका सिलेबस सेम रहेगा। अब देखिए रीजनिंग की कैसे प्रिपरेशन करें। भाई रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए मैंने कई बार आपको बताया है कि 2 चीज़ें आपको करनी है रीजनिंग की प्रिपरेशन के लिए। पहले आपको डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है। कोई भी आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, किसी भी पब्लिकेशन का, आप कोई सा भी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। ठीक है, एसएससी वगैरह का आपको मिल जाएगा इजीली, तो आप उसको डेली लगाइए। एक प्रैक्टिस सेट आपको डेली लगाना है और साथ में उसका एनालिसिस करना है। क्या करना है? एनालिसिस। दूसरी बात, रीजनिंग में आपको कुछ चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत है, अच्छे से नोट्स बनाओ उन चैप्टर के, जैसे सिलोगिज्म, डाइस, कैलेंडर, घड़ी, और आपके एज रिलेशन वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन। ये 6-7 चैप्टर ऐसे हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर करके पढ़ो और उसके प्रैक्टिस करो, फिर अगला चैप्टर पढ़ो, उसकी प्रैक्टिस करो। इस तरीके से नोट्स बनाओ और प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। तो ये 6-7 चैप्टर आप अच्छे से पढ़ के अच्छे से आपको मजबूत कर लेने हैं नोट्स बना करके। तो ये थी आपकी रीजनिंग, इतने में आपकी रीजनिंग कवर हो जाएगी, फिर कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। और आप रीजनिंग को कम से कम 2 घंटे का टाइम यहाँ पर देंगे। कितना? 2 घंटे का टाइम। तो भैया इतना टाइम आपको देना ही पड़ेगा। बात आती है भैया जीके की। जीके के लिए भी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक आपको लुसेंट की बुक पढ़नी है, आपको कंप्लीट अच्छे से उसको बार बार पढ़िए, सारी चीज़ें आप उसको रट डालिए, जितने भी चीज़ें दी हुई हैं एक एक चीज़ को आप रट डालिए उसको,
उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया हुआ है, छोटी सी बुक है लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा है उसमें। आप उसको अच्छे से पढ़िए, उसको आप रट बिल्कुल पूरी याद कर लीजिए उसको, बहुत अच्छी बुक है। साथ में आपको करना ये है कि एसएससी के लास्ट के क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं, चाहे वो घटना चक्र की बुक से आप पढ़ सकते हो या फिर एक इस तरह की आपको बुक मिल जाएगी मार्केट में। इसमें 2016 से 19 तक के और ये 2016 से 20 तक के भी आपको मिल जाएगी। इसमें क्या है, शिफ्ट वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, वन लाइनर एसएससी के हैं सारे। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि जीएस में किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो इस तरह की बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हो। तो भैया 2 चीज़ मैंने आपको बता दी, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर प्लस लूसेंट की बुक, और साथ में आपको क्या करना है, करंट अफेयर। करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ भी आपको करनी है। तो इसके लिए आपको कम से कम 2 घंटे का टाइम आपको देना ही पड़ेगा। 2 घंटे दीजिए, ठीक है। 1 घंटा आप लूसेंट की बुक पढ़ो, आधा घंटा करंट अफेयर पढ़ो, आधे घंटे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लो, ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ लो जीके के। अब बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की। हिंदी के लिए हिंदी इतनी टफ नहीं होती है, बहुत ईजी होती है। तो आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं, जैसे लूसेंट वगैरह की हिंदी आती है, बहुत अच्छी बुक है उसकी, तो आप वो ले सकते हैं। या जो भी आपके पास बुक हो हिंदी की, हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए बात कर रहा हूँ मैं, मतलब जो हिंदी की चॉइस करेंगे उसके लिए बता रहा हूँ। हिंदी और इंग्लिश में एक चॉइस करनी है, तो हिंदी के लिए आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं, या फिर जो आपके पास बुक हो हिंदी की उससे आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, इंग्लिश की अगर यहाँ पर बात की जाए तो ग्रामर के लिए आप या तो आपके पास जो बुक है आप उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है, चैप्टर वाइज आप पढ़िए और चैप्टर वाइज आप एरर कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, ये होती है आपकी। दूसरी बात, आप इंग्लिश के लिए एक अच्छी सी बुक आती है, अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आप नीतू मैम की बुक ले लेना। ग्रामर के लिए बहुत अच्छी बुक है, उसमें साथ में वोकैब वगैरह सारी चीज़ें दी हुई है। तो केडी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं आप, वो भी अच्छी बुक है। या फिर जो आपके पास बुक है आप उसी से पढ़ लीजिए, कुछ भी आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और साथ में आपको इतना करना है, एसएससी के लास्ट ईयर की वोकैब आपको जरूर करनी है। देखिए एसएससी स्टेनोग्राफर में आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग करेक्शन नहीं आते, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो वो चीज़ भी आपको कर लेनी है। तो भैया कम से कम 2 घंटे का टाइम आपको यहाँ पर भी देना होगा, 2 घंटे का टाइम आपको देना होगा। मैथ के लिए आप कम से कम 1 घंटा निकालो, और अगर आपने मैथ नहीं पढ़ा है तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैथ का अच्छा रोल है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो मैथ भी अब धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दो, और आप पढ़ते हो तो प्रैक्टिस में लगाइए, 1 घंटा अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो ये था आपका टाइम, लगभग 7 से 8 घंटे आपको स्टडी करनी है। 7 से 8 घंटे आपको स्टडी करनी ही पड़ेगी अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो। और ये मैं केवल इसी पोस्ट के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, इसी वैकेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, आने वाली जितनी भी आपकी वैकेंसी है सभी पे ये चीज़ें अप्लाई होगी। इतना आप टाइम दीजिए, सुबह ब्रेकफास्ट करने से पहले आप कम से कम 2 घंटे आपकी स्टडी हो जानी चाहिए। ब्रेकफास्ट करने से पहले यानी सुबह उठ के आप स्टडी में लग जाने चाहिए, और कम से कम जब तक 2 घंटे की स्टडी ना हो तो आप ब्रेकफास्ट मत करना, ठीक है। मेरा मानना है कि कम से कम 8-9 बजे तक आपकी 2 घंटे स्टडी हो जानी चाहिए, ठीक है। देखिए और फिर पूरा दिन पढ़ा है, अच्छे से स्टडी कीजिए, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल बना लीजिए। सोने से पहले आप एक बार नोट करके रख लीजिए कि मुझे सुबह उठ के या मुझे कल क्या करना है, कल मुझे क्या क्या चीज़ पढ़नी है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप पढ़िए, टाइम टेबल बना लीजिए, और कि इतने बजे से मुझे ये पढ़ना है, इतने बजे ये पढ़ना है, उतने बजे ये पढ़ना है। फिर एक बार जब शाम को आप सो तो एक बार ये भी देखना है आपको कि आज मैंने क्या क्या चीज़ पढ़ी है, क्या मुझे पढ़ना था, क्या क्या चीज़ मैंने पढ़ी है, और कितनी चीज़ मैंने याद की है, क्या मैंने सीखा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आज अगर आप मेहनत कर लोगे तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी आज पर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है, आज पर डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। ये बात सत्य है। अगर आप 1-2 साल इस टाइम आप 1-2 साल मेहनत कर लोगे तो पूरी लाइफ आपकी बहुत अच्छे से कटेगी। यानी बिल्कुल सरकारी नौकरी के बाद कोई टेंशन नहीं रहेगी किसी भी बात की, आपको इतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप आज मज़े ले रहे हो, यानी ये 1-2 साल आप मज़े ले लो, तो भैया आपका फ्यूचर जो है, पूरी लाइफ जो है ऐसी नर्क बन जाएगी। आपको प्राइवेट जॉब के लिए धक्के खाने पड़ेंगे, मजदूरी के लिए धक्के खाने पड़ेंगे।
तो ये आप पर डिपेंड है, ठीक है। अगर आप अभी 1-2 साल आराम चाहते हो और पूरी लाइफ जो है परेशान रहना चाहते हो तो आप मजे लीजिए, एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके इन 2 साल में वो पूरी लाइफ जो है सेट करना चाहते हो, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको सरकारी नौकरी के बाद, सब जानते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से लाइफ कटेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भैया ये 1-2 साल आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, मेहनत कीजिए, सारे जो आपके जितने भी मतलब एंजॉय करने की चीज़ें उसको अवॉइड कीजिए अभी, और फिलहाल अपनी स्टडी में लगिए और स्टडी के टाइम स्टडी कीजिए। ऐसा नहीं कि आप एक तरफ फ़ोन रखा है दूसरी तरफ बुक रखी है, इधर फ़ोन में चैटिंग चल रही है इधर बुक पे ध्यान है, ये स्टडी नहीं होती है। आप या तो फ़ोन ही चलाइए या फिर स्टडी कीजिए। मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप मेहनत करना चाहते हो, पूरी लाइफ को अच्छे से सेटल करना चाहते हो, पूरी लाइफ में एंजॉय करना चाहते हो, आराम चाहते हो, तो ये 1-2 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप इस 1-2 साल में एंजॉय करना चाहते हो तो सोच लो कि पूरी लाइफ आपकी क्या रहेगी, बर्बाद रहेगी, नर्क बन जाएगी। ये आप पर डिपेंड है कि आपको क्या बनाना है, अपना फ्यूचर कैसा बनाना है, आज पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जितना मैंने बता दिया आपको ये चीज़ें आप पढ़ लीजिए। मैथ की कोई सी भी बुक आप ले लीजिए जो भी आपके पास है ना, RS अग्रवाल या शारदा वगैरह की, जो भी आपके पास है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इतनी बात मुझे यहाँ पर बतानी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।